हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर विच इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। जैसा कि हम आप लोगों को बता भी चुके हैं कि ये पूरा का पूरा 10th का एनसीईआरटी रिसोर्सेज बेस्ड ही है और उनका कंजर्वेशन बेस्ड ही है। तो उसी मध्य में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर एनी कंट्री। दे नॉट ओनली प्रोवाइड ए हैबिटेट टू द वेरियस ऑर्गेनिज्म but also the primary producer for all the resources on which the other living being depend. Sorry. So forest are an important resource for any country. Forest जैसा कि हम लोग को मालूम है कि फॉरेस्ट एक रिसोर्स है। फॉरेस्ट से हम लोग को टिम्बर मिलता है, हमारे वुड फर्नीचर मिलते हैं, मेडिसिन मिलता है, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स हैं जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपका मान लीजिए यहाँ मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई भी हर्ब्स है। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी आपका कोई भी हर्ब्स है। हर्ब्स को एक डियर खाता है। डियर को टाइगर खाता है। डियर को टाइगर खाता है, और जब टाइगर डेड हो जाता है तो इसका डिकम्पोजिशन डाइट्री फोरस ऑर्गेनिज्म करते हैं। बेसिकली यही था कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है डियर हर्ब्स पे डिपेंडेंट है, और टाइगर डियर पे डिपेंडेंट है, और जब टाइगर डेड कर जाता है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने माइक्रोबियल एक्शन से उसको डिकम्पोज करते हैं। सिंपल सी बात यही है कि मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। ये एक है। फ्लोरा और फौना का कंपोजिशन हम लोग को भारत में फाउंड करना है। फ्लोरा जो भी फ्लोरा होता है वो प्लांट स्पीसीज से डील करता है, और जो फौना होता है वो एनिमल स्पीसीज से डील करता है। ये दोनों टर्म का मतलब यही है। इंडिया इज नोन फॉर इज रिच बायोडाइवर्सिटी। The term biodiversity is used to describe various life forms which are found on the earth. This include flora, fauna and various ecosystem in which species live or depend on one another. जैसा कि आप लोग को हम पहले डिस्क्राइब किए हैं कि ये है आपका हर्ब्स। किसी भी टाइप का आप ग्रास मान सकते हैं। इस ग्रास पे डिपेंडेंट है डियर। इस डियर को खाता है टाइगर, और जब टाइगर मर जाता है तो इसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोबियल एक्शन होता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में डिजॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल है एक तरीके से बेसिस पे। आप लोग को नहीं पता होता है, आप लोग के सिलेबस में इसको पढ़ना भी नहीं है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे 10% एनर्जी रूल फॉलो होता है। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में पढ़ना नहीं है तो हम इसको पढ़ाएंगे भी नहीं। और बेसिकली से बात यही है कि देखिए, जो आपको बोर्ड में आने वाला है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ योर बोर्ड प्रिपरेशन। आप लोग ये चीज़ बोल सकते हैं। उस पर्टिकुलर विषय में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, उस पर रिलाई करना है। जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उस टाइप से आप लोग को पूरा का पूरा अपना प्रिपरेशन करना है। डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ विथ इंफॉर्मेशन। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख लीजिए। तो बेसिकली ठीक है, हम लोग को तो पता ही था। हम लोग रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं और वेरियस रीजन पढ़ रहे हैं कि उनका डिप्लीशन कैसे हो रहा है, और उसके लिए सरकार क्या कर रही है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। यही चीज़ हम लोग को पूरा का थ्रू आउट फुल सिलेबस ज्योग्राफी का जो 10 क्लास का है उसमें हम लोग को यही पढ़ना है।
तो हम आपको फ्लोरा एंड फौना बता दिए कि फ्लोरा जो होता है एनिमल जो फ्लोरा होता है, सॉरी, फ्लोरा जो होता है कि वो प्लांट स्पीसीज से डील करता है, और फौना होता है वो एनिमल, डिफरेंट एनिमल स्पीसीज को ही बोला जाता है। अगर आप फ्लोरा बोलते हैं तो सारे के सारे प्लांट स्पीसीज जो होते हैं वो फ्लोरा में आ जाएंगे, और अगर फौना बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो एनिमल स्पीसीज होता है वो आपका ये फौना में आ जाएगा। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए आपको बस एक सिंपल सी चीज़ करनी है, सिंपल सी चीज़ करनी है आपको ये। देखिए, बायोडाइवर्सिटी समझने के लिए आप ये चीज़ कीजिए, एक बेसिकली चीज़। देखिए, एक तीन होता है, ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, ये हो गया लिथोस्फीयर, और ये हो गया बायोस्फीयर। बायोस्फीयर तो ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन, एक मिनट, ये वाला जो रीजन है ना, ये होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर तो ये हाइड्रोस्फीयर क्या होगा? एक्वेटिक लाइफ से डील करता है। और ये जो लिथोस्फीयर है, लिथ लिथ आपको पता ही होगा, लिथ बिलोंग्स टू स्टोन, लिथ को स्टोन कहा जाता है। तो लिथोस्फीयर जो होता है वो लैंड से इसको ये नोटिफाई किया जाता है, तो लैंड से नोटिफाई किया जाता है। और एक्वेटिक लाइफ, और एक आपका लिथोस्फीयर होगा, और एक एटमोस्फीयर हो गया। एटमॉस्फेयर तो आपको पता ही होगा, जितना भी एटमॉस्फेयर में जो गैस का कंपोजिशन होता है वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है, जो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, लीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बेसिक सी बात है। ये जो बायोस्फीयर है, जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉन्ड है, तो पॉन्ड मान लीजिए आप, किसी टाइप का तालाब है, बगल में लोग रहते हैं, यहाँ पे एक मान लीजिए इसको फ्रॉग है, ये फ्रॉग है एक, मान लीजिए, मेरा थोड़ा ख़राब है ये, तो क्या बोलते हैं उसको, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी टाइप का हमको डायग्राम बनाना नहीं आता है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा हमको। तो ये फ्रॉग है, यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप का पेड़ पौधे भी हैं, तो यहाँ पे जो ये तीनों है का तीनों जो आपको ये दिख रहा है, ये तीनों का तीनों जो अमालगमेशन जोन है, ये वाला, यहाँ पे तीनों लाइफ फॉर्म, एक्वेटिक लाइफ में फिश रहता है, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डॉग्स दिख जाएंगे जो कि लैंड पर रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिग्स दिख जाएंगे, कैट्स दिख जाएंगे, ह्यूमन दिख जाएंगे, यहाँ पे प्लांट लाइफ दिख जाएगा आपको, में आपको एक्वेटिक प्लांट लाइफ दिख जाएगा, फिशेस दिख जाएंगे, डॉल्फिन्स दिख जाएंगी, एक फ्रॉग जो होता है वो लैंड, और इसको बेसिकली ये तीनों का अमालगमेशन है। यहाँ पे आपको लोग भी दिखेंगे, एक्वेटिक लाइफ भी दिखेगा, क्योंकि बगल में पॉन्ड है, और यहाँ पे आपको मछली दिखेगी, फ्रॉग दिखेगा, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म जहाँ पे एक साथ कोई एग्जिस्ट करते हैं, उसको आपको बायोस्फीयर बोलते हैं। तो वही वाला है कि टर्म बायोडाइवर्सिटी यूज टू डिस्क्राइब द वेरियस लाइफ फॉर्म विच आर फाउंड ऑन द अर्थ। दिस इंक्लूड फ्लोरा, फौना एंड वेरियस इकोसिस्टम इन विच स्पीसीज लिव और डिपेंड ऑन वन अनदर। ठीक है, ये हम लोग ये सब पढ़ लिए कि देखिए कि किस टाइप का बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, और किस तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंसी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जो कि आपको बताया था कि घास है, घास को डियर खाएगा, डियर को टाइगर खाएगा, टाइगर जब मर जाएगा तो उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोबियल एक्शन होगा, उसको डाइट्रीवोरस बोला जाता है, कि उसको डाइट्रियस, इसको छोटे छोटे न्यूट्रिएंट में पार्ट में तोड़ देंगे, और मिट्टी से ही आए थे, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। ये सब जो टोटल हम लोग इसको पढ़े हैं, इसको अफेक्ट क्या क्या चीज़ कर रहा है? इसको डिफोरेस्टेशन अफेक्ट कर रहा है, डिमांड फॉर द हाइड एंड हॉर्न्स ऑफ द एनिमल, हाइड्स को आप स्किन मान सकते हैं, इसको स्किन एंड हॉर्न्स ऑफ द, आपको तो पता ही होगा, जो राइनोसोरस होता है उसका जो हॉर्न होता है उसका डिफरेंट मतलब मेडिसिनल वैल्यू होता है, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा उसको एक्सप्लॉयटेटिव कट करते हैं उसको मेडिसिनल पर्पस के लिए, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है, आपका कोई बाल खींचेगा, बोलेगा कि कल को मान लीजिए क्या आपके नाक से कोई मतलब किसी टाइप का, मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, किसी भी टाइप का कोई मेडिसिन प्रिपेयर हो सकता है, तो आपका कोई नाक काट के बोलेगा अगर हम इससे मेडिसिन बनाए,
इससे पूरा का पूरा सोशल वेलफेयर होगा, बहुत लोगों का जान बच जाएगा। तो क्या आपका कोई नाक काटेगा तो आपको अच्छा लगेगा? उसी तरीके से हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल होते हैं, उनके बॉडी से, उनकी स्किन से, जैसे आप क्रोकोडाइल का जो उससे लेदर बेल्ट प्रिपेयर किया जाता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लेदर होते हैं उससे आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेदर प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। तो ये जो कमर्शियलाइजेशन होता है इस सभी चीज़ का, हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हो जाते हैं उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, और उसको इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग किए जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और जब आगे देखेंगे, वही वाला जो आपको आपको वहीं से बता दिए कि है मेडिसिनल एंड कमर्शियलाइजेशन ईटीसी पे है। मेनी स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन एट प्रेजेंट, जो कि हम आप लोग को पहले बता चुके हैं कि जो भी लेदर बनाते हैं, मेडिसिन किसी के भी बॉडी पार्ट से बनाया जाता है, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा किलिंग करने लगते हैं। इतना ज़्यादा किलिंग करने लगते हैं कि उनका एग्जिस्टेंस डेंजर्ड जोन में आ जाता है, उनका एग्जिस्टेंस। According to their present number, various species of the plant and animal can be categorized into the following division। और एक यहाँ पे एक चीज़ आप ये कर लीजिए, एक चीज़ आप ये लिख लीजिए कि IUCN एक लिस्ट प्रिपेयर करता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसको ध्यान से सुनिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसको देखिएगा, IUCN एक लिस्ट प्रिपेयर करता है जिसमें सारे स्पीसीज का आपको एक एक्सटेंट बताता है कि नहीं, किस स्पीसीज का जो है स्टेटस क्या है उस पर्टिकुलर फील्ड में। हम लोग, और ऑब्वियस सी बात है, हम लोग वहीं पढ़ें, रिसोर्सेज पढ़ें। रिसोर्स में क्या कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या कहलाता है। बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा एमलगमेशन ऑफ प्लेसेस है यहाँ पे तीनों लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब बेसिकली लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स जो होते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। बायोडाइवर्सिटी यही है कि जहाँ पे लिविंग थिंग्स एक साथ रहते हैं। और आपको जो बता दिए हैं हम पहले ही कि एक एक्वेटिक सिस्टम हाइड्रोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर होता है, एंड एटमोस्फीयर होता है। तीनों का जो भी ये होता है ऑनसाइड जोन होता है, यहाँ पे तीनों लाइफ फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, गंगा नदी बगल में है और एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं। गंगा नदी में आपको मछली भी मिल जाएगी, फ्रॉग भी मिल जाएगा, हम लोग भी हैं, प्लांट्स भी हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ एक्टिविटी हम लोग यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब यही है, डिफरेंट वेरियस लाइफ फॉर्म विच इज को एग्जिस्टेड इन ए इफिशियंट मैनर इन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये वाला चीज़ हम लोग देख लिए। अब इसी का क्लासिफिकेशन है कि हम लोग डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ रहे थे। तो नॉर्मल स्पीसीज होता है उसको क्या बोलते हैं? तो स्पीसीज हुज नंबर आर कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल एंड नोन एज ए नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज वही है कि जिनका नंबर जितना होना चाहिए उतना है। सपोज दैट आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन है, ह्यूमन का पटना का पॉपुलेशन मान लीजिए कि होगा, मतलब अप्रोक्सीमेट हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 10 लाख होगा। अचानक से यहाँ पे 1000 लोग बचे, तो या तो भाई कोई दिक्कत की बात है, कोई किसी भी टाइप का पेंडेमिक एपिडेमिक कोई डिजीजेस फैल गया तभी इतना लोग मर गए हैं, और इस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो हम लोग फर्दर एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। तो नॉर्मल स्पीसीज क्या है कि यहाँ का कैपेसिटी है कि इस क्लास में 50 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 50 ही बच्चे बैठे हैं और मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मस्त चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है। तो वही नॉर्मल स्पीसीज होता है कि हुज नंबर आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल, और कोई दिक्कत की बात नहीं है कि सब कुछ सही चल रहा है। अब आप लोग देखिए इसको। अब एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होता है? एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होता है? एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होता है कि दो स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, हमेशा प्लांट और एनिमल बोल रहा है तो इसको फ्लोरा एंड फौना भी आप लोग लिख सकते हैं। विच कैन
नॉट बी फाउंड इन द वाइल्ड और इन कैप्टिविटी ऑफ एरिया वेयर दे मे अकर। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है, जैसे कहीं हम लोग हम किसी भी फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ पे कोई भी एनिमल है, जैसे मान एक एशियाटिक चीता का हम लोग बात करते हैं। एशियाटिक चीता जो कि 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया जा चुका है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका जो स्पीड था 112 किलोमीटर पर आवर। 112, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, 112 हम बोल रहे हैं। देखिए, आपको ऑनलाइन पढ़ने में एक यही फ़ायदा है कि आप बार बार पॉज करके मेरी दोबारा कही गई बातों को भी, हम एक ही बार बोलेंगे तो आप बार बार सुन सकते हैं, उसको रिवाइंड करके आप 2x पे पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन जो है एक बहुत ही सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, सिंपल सी बात है। वही जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर जोन है, यहाँ पे जो भी हमको कोई भी स्पीसीज हमको मिलना चाहिए था, लेकिन वो मिल नहीं रहा है और बहुत लंबे समय तक नहीं दिखा है, तो उसको एक्सटिंक्ट घोषित कर सकते हैं कि नहीं, वो अब नहीं बचा है, वो ख़त्म हो गया है मतलब। और उसका एक एग्जांपल आपको एशियाटिक चीता बता दिए हैं, इसके एशियाटिक चीता बता दिए हैं आपको, और इंडियन राइनो और लायन टेल्ड मकाओ। इंडियन राइनो एंड लायन टेल्ड मकाओ, ये दो गो स्पीसीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और आपको चीता का बताया गया है, और डोडो बर्ड है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिनका हमको देखने के लिए नहीं मिलता है जहाँ पे उनको पाना जाना चाहिए था। आपसे जैसे बोला जाए कि आप स्टूडेंट हैं, आप जंगल में जाकर रहिए, आप रहेंगे, आप अपने घर में रहेंगे, उसी तरीके से जो जंगल के लोग हैं, जो ट्राइबल पीपुल हैं, वो जंगल के आसपास ही रहते हैं। उसी तरीके से जो वाइल्ड एनिमल है, उनका भी तो एक हैबिटेट होगा। बंदर कहाँ रहेगा? जहाँ पे आम का पेड़ हो, ज़्यादातर वहीं प्रीफर करेगा वो रहना, क्योंकि उसको खाना भी मिल रहा है, उसका सारे जो लाइफ फॉर्म्स है वो वहाँ पे सस्टेनेबली एग्जिस्ट कर सकता है। नहीं, खाना भी मिल जा रहा है, पानी भी मिल जा रहा है, वहीं पे आप रहिएगा ना। आपको बोल दिया जाएगा कि डेजर्ट में जाकर रहिए तो आप रह पाइएगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पर पानी का किल्लत है, पानी का शॉर्टेज है, पानी का स्कैसिटी है। तो एक जो प्लेनर एरिया होता है, हम लोग ज़्यादा वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे गंगेटिक प्लेन है, यहाँ पे हम लोग को प्लेनर एरिया है, पानी का कोई दिक्कत नहीं, जॉब मिल जाता है, आराम से अपना लाइफ फॉर्म चला रहे हैं हम। तो उसी पर्टिकुलर जगह पे कोई अगर वाइल्ड स्पीसीज नहीं मिलता है बहुत लंबे समय तक, तो उनको एक्सटिंक्ट हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं जो कि अपने नॉर्मल जैसे मान लीजिए एक जगह है, यहाँ पे 10 चीता हम लोग को देखना चाहिए था, लेकिन एक बार जा रहे हैं कि हमको 10 नहीं 5 ही चीता दिखा है, 5 चीता यहाँ पे हमको 5 चीता दिखना चाहिए था, लेकिन हमको दिख रहा है 2, सिर्फ 2 चीता दिख रहा है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे। हम लोग क्या बोलेंगे कि अरे यार, ये इनको मतलब कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई दिक्कत है इनको, या तो कोई वहाँ पे एपिडेमिक फैल गया है, या उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया है। जैसा कि आप लोग को हम पहले ही बताए थे कि मान लीजिए जो भी एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आप जैसे एक एक एक, एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं। अंग्रेज आए, अंग्रेज ने फॉरेस्ट काटा और वहाँ पे टिम्बर लगाया, ठीक है। मान लीजिए फॉरेस्ट में कुछ फ्रूट के ट्रीज रहे होंगे, श्रब्स रहे होंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री रहे होंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री रहे होंगे, श्रब्स रहे होंगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल वहाँ पे आते होंगे, क्योंकि उनका हैबिटेट रहा होगा, उनको खाना मिल जाता होगा। एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है कोआला बियर का, जो कि सिर्फ यूकेलिप्टस ट्री का पत्ता खाता है। मान लीजिए यूकेलिप्टस ट्री जब काट दीजिएगा आप वहाँ से,
तो कोला बियर रह पाएगा। जैसे आप पांडा का ले लीजिए, पांडा आप देखे होंगे, बड़ा क्यूट सा जानवर है और मीम्स वगैरह भी उस पर बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। तो जो पांडा होता है वो सिर्फ बैम्बू खाता है। अगर बैम्बू का ट्री काट दीजिएगा तो वहाँ पर रहेगा, वहाँ से भाग जाएगा कहीं और जहाँ पे उसको बैम्बू मिले। उसी तरीके से जब अंग्रेज आए और डिफरेंट फॉरेस्ट क्लियर किए टिम्बर का प्लांटेशन करने के लिए, पाइन पाइन का ट्री काट दिए अपना, ये पाइन का ट्री काट के वहाँ पे सॉफ्टवुड भी लगाया जिससे तो वो पेपर बना सकते थे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री को काट दिए, तो वहाँ पे जो उन पे डिपेंडेंट स्पीसीज थे वो वहाँ से भाग गए। और वहाँ से वो भागेंगे, मान लीजिए हम कोई ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड काट दिए तो डियर आएगा ग्रास खाने के लिए। अगर डियर वहाँ पे ग्रास खाने के लिए नहीं आएगा तो जो टाइगर उसको खाता था वो भी वहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि उसको डियर नहीं मिल रहा है। टाइगर तो घास खाएगा नहीं, तो डियर वहाँ से गायब हुआ तो वहाँ से टाइगर भी गायब हुआ। टाइगर भी चला गया। टाइगर जब चला जाएगा वहाँ से, तो टाइगर वहाँ से ख़त्म हो गया तो जा मरेगा भी तो कहीं और जगह जाके। जहाँ कहीं मरेगा तो उसको फिर डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोबियल एक्शन भी वहीं पे होगा, मतलब उस माइक्रोबियल एक्शन होगा तो उसका जो मिट्टी से बने थे मिट्टी में मिल जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन होता है, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में आ जाते हैं। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे तो फिर से सॉइल अपने आप को रिप्लेनिश कर लेगा। सॉइल में न्यूट्रिएंट हो गए तभी तो एग्रीकल्चर हम लोग कर पाएंगे। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल रहा है तो कितना लॉस है, ह्यूज लॉस है, पूरा का पूरा साइकिल का लॉस है। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे पाँच पाँच कोई भी एक पाँच नंबर, पाँच क्वांटिटी मिल रहा है, तो बहुत दिन के बाद देखने पे ये दो मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग उसका कंजर्वेशन करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे अरे देखो भाई बस दो ही बचे हैं, अब इस पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी डिफरेंट वायरस टाइप्स ऑफ हैबिटेट होते थे इनके रीजन को फाइंड करेंगे, क्यों हो रहा है, कोई एपिडेमिक तो नहीं आया है, तब इन पे क्या दिक्कत है, इनको खाना मिल रहा है कि नहीं, पानी मिल रहा है कि नहीं, इन सभी पे बात करके इनको इंडेंजर्ड घोषित कर जाएंगे कि इंडेंजर्ड डिक्लेयर करेंगे। तभी तभी तो हम लोग बचा पाएंगे कि नहीं भाई इस पे ध्यान देना है। मान लीजिए आप लोग क्लास में बैठे हैं 10 लड़के, उस पे से एक जो बंदा है, कोई भी आपका स्टूडेंट हो तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 90% से ज़्यादा मार्क्स ला रहा है, तो बोलेंगे एक जो बंदा है 60% मार्क्स लगा रहा है, तो हम एज ए टीचर हम क्या बोलेंगे कि आप यहीं से पढ़ रहा है, आप भी यहीं से पढ़ रहे हो, तो ये 90% कैसे लेके आ जा रहा है, वो 60% कैसे लेके आ जा रहा है। तो जो 60% वाले पे उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे कि भी अपने मार्क्स को इंक्रीज करो, क्योंकि मार्क्स ही एवरी हमारा, देखिए एजुकेशन सिस्टम का सबसे खराबी क्या है ना, सबसे बेकार बात है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, लोग मार्क्स बेस्ड पे हैं। नहीं मार्क्स लाना है, लेकिन क्या कर सकते हैं आप, चेंज भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मार्क्स के लिए पढ़े। इसलिए बहुत बहुत जगहों से आप देख रहे हैं कि ओवर एक्सप्लेन किया जाता है चीज़ों को। हम आपको पर्टिकुलर यही चीज़ पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड्स में आए। झूठ मूठ का बाहर का चीज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, बोर्ड का चीज़ पढ़िए और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए चीज़ को। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीद लीजिए और बोर्ड आने वाला है तो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आप एनालाइज कीजिए कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है और इस चैप्टर से किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। मोर प्रोबेबिलिटी उसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में बार बार रिपीट भी होता है और बार बार आता भी है। आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, जो आपके सिलेबस में है, और यही स्मार्टनेस है। हर एक जगह जाइएगा यही स्मार्टनेस आप लोगों को काम में आएगा कभी भी फ्यूचर में। चलिए इंडेंजर्ड स्पीसीज को देख लीजिए। वल्नरेबल स्पीसीज अब देखते हैं। दिस स्पीसीज कैन बिकम इंडेंजर्ड, मतलब आप बेसिक समझिए, इंडेंजर्ड स्पीसीज जिनका जो कि नंबर में रिड्यूस हो चुके हैं, लेकिन वल्नरेबल स्पीसीज वो होते हैं जो नंबर में रिड्यूस होने वाले हैं, मतलब पास से जो दो हो रहे हैं उसके होने से पहले ही हम इसको आइडेंटिफाई कर दें, आइडेंटिफाई करके और जो भी मेजर ले सकते हैं इनके नंबर को मेंटेन रखने के लिए, इनके नंबर को बढ़ाने के लिए। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं कि नामीबिया से चीता आया गया था, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लेके आया गया था, और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा उस पर निगरानी रखा जाता था, वॉच रखा जाता था उस पर कि नहीं इनका ठीक चल रहा है, थोड़ा इनका नंबर बढ़ जाए। तो मतलब जो इंडेंजर्ड नहीं हुआ है, जिनका नंबर रिड्यूस हुआ नहीं है, उससे पहले ही उसको आइडेंटिफाई करके और उसके रीजन को आइडेंटिफाई करके उसके लिए मेजर लें। मान लीजिए कोई ट्री है, मतलब मान लीजिए कोई स्पीसीज है, जैसे मान लीजिए कोला बियर पे एक एग्जांपल लेते हैं। कोला बियर एक देख लीजिएगा आप नेट पे जाके, बड़ा क्यूट सा जानवर होता है, मीम्स वगैरह भी उस पर बहुत ज़्यादा बनते हैं।
कोआला बियर यूकेलिप्टस ट्री खाता है, लेकिन धीरे धीरे देख रहे हैं कि किसी कारण से यूकेलिप्टस ट्री जो होता है वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो हम लोग, तो कोआला बियर भी ख़त्म होने का चांस है, वो वल्नरेबल हो गया क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे, उसके लिए मेजर लेंगे, वहाँ पे यूकेलिप्टस का जो ट्री है उसको प्लांट करेंगे कि उनका हैबिटेट बचा रहे। तो वल्नरेबल क्या है कि नंबर को डिक्रीज होने से पहले ही उस पर मेजर ले लिया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक होता है रेयर स्पीसीज, स्पीसीज विच आर वेरी अनकॉमन और स्केयर इन नंबर आर कॉल्ड रेयर स्पीसीज। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एशियाटिक बेफेलो, हॉर्नबिल एंड डेजर्ट फॉक्स। इसमें क्या है, स्पीसीज जो होते हैं वेरी अनकॉमन होते हैं और स्केयर होते हैं इन नंबर्स आर कॉल्ड रेयर स्पीसीज। और इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे एशियाटिक बफेलो हो गया, वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिलता है और उसी जगह पे हमेशा पाया जाता है, और वो ज़्यादा जगह दिखाएं। जैसे जैसे आप लोग डॉग्स देख लिए, डॉग आप यहाँ पे भी रहिएगा, पटना में भी डॉग्स दिख जाएंगे, दिल्ली में डॉग्स दिख जाएंगे, तो रेयर नहीं है, वो किसी एक प्लेस के कन्फाइंड में नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई एक, मतलब ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, सॉरी थोड़ा देखिए मेरा डायग्राम थोड़ा गंदा है, ठीक है, तो उसके लिए हमको माफ़ कीजिएगा। फिर आप कोशिश करते हैं आपके लिए अच्छा सा कोई बना पाए हम। इधर देखिए, मान लीजिए इंडिया का ये पेनिनसुलर पार्ट है, ठीक है, पेनिनसुलर पार्ट है, आप समझ लीजिए, ठीक है। एक कोई स्पीसीज है जो यहाँ पे भी फाउंड होता है, यहाँ पे भी मिलता है और यहाँ पे भी मिलता है, तो क्या एरियर स्पीसीज हुआ, यहाँ पे भी मिलता है। और कोई एक स्पीसीज है जो सिर्फ यहाँ पे ही मिलता है और इसी के यहीं के हैबिटेट में ही इसको फाउंड किया जाता है और किसी पर्टिकुलर जगह पे पाया जाता है और एक पर्टिकुलर नंबर में पाया जाता है, उसको हम लोग रेयर स्पीसीज बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है वाइल्ड एशियाटिक बेफेलो, हॉर्नबिल एंड डेजर्ट फॉक्स। तो आगे बढ़ते हैं। एंडेमिक स्पीसीज, दिस काइंड ऑफ स्पीसीज ओनली फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन, रेंज और लोकेशन इन द वर्ल्ड। देखिए, रेयर और एंडेमिक में बहुत ही एक बहुत ही माइनर डिफरेंस है। ये इनका क्वांटिटी से होता है। जैसे मान लीजिए कि एक स्पीसीज है जो इतने जगह पे मिल रहा है, एक स्पीसीज है जो यहीं पे मिल रहा है और उसका नंबर भी बहुत कम है। मान लीजिए इसका नंबर 10 है, सिर्फ 10 ही नंबर में मिल रहा है, तो ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है। एंडेमिक एक, दोनों सेम ही है, एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिलेंगे। लेकिन नहीं सॉरी, ये जो रेयर स्पीसीज है हर एक जगह मिलेंगे लेकिन बहुत कम ना, मान लीजिए यहाँ पे एक मिल गया, यहाँ पे एक मिल गया, यहाँ पे एक मिल गया, इनका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में बहुत कम है ये, ठीक है, बहुत नंबर्स में ये बहुत कम है। और एंडेमिक स्पीसीज जो होता है वो ये वाला एक्सप्रेशन कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही एंडेमिक स्पीसीज मिल सकता है, और उसका अंडमान पिग एंड निकोबार पीजन, पीजन मतलब कबूतर होता है, तो ये मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स पे बात करेंगे, ठीक है। ये सब तो हो गया आपका स्पीसीज वगैरह हो गया, आपको डिप्लीशन का फैक्टर भी समझा दिए थे पहले, लेकिन फिर एक बार रिपीट कर देते हैं आप लोग के लिए। चलिए, देखिए, फैक्टर्स लीडिंग टू द डिप्लीशन ऑफ, फैक्टर लीडिंग टू द डिप्लीशन ऑफ मतलब कौन कौन से वेरियस फैक्टर हैं जिसपे फ्लोरा एंड फौना का डिप्लीशन हो जाता है। ग्रेटली डैमेज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जो कि आपको बता चुके हैं कि ब्रिटिश हैं, ठीक है, और जो भी हिमालयन रीजन में जो भी टिम्बर का प्लांटेशन किए हैं, वहाँ पे अगर टिम्बर का प्लांटेशन किए होंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्लियर किए होंगे, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री रहे होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज डिपेंड करते होंगे कि नहीं। जैसे कोआला बियर हो गया, आपको पंडा का मैंने एग्जांपल बताया कि वो सिर्फ बाँस ही खाता है, उसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज रहे होंगे जो कि इन पे डिपेंड कर रहे हो। अगर वो कट के जो सिमिलर स्पीसीज हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल आपको देते हैं, बहुत अच्छा, एक ट्री है, एक आपको एक ट्री है, ठीक है, इस ट्री पे एक स्पीसीज डिपेंडेंट है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री है, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री, यहाँ पे श्रब्स है, यहाँ पे श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं,
तो यहाँ पे तो एक ही टाइप का स्पीसीज है जो इस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज है। मान लीजिए इस पे बर्ड्स बर्ड्स डिपेंड कर रहे हो, इस पे डियर डिपेंड कर रहा हो, रैबिट डिपेंड कर रहा हो, इस ट्री पे मान लीजिए कोई स्पेशल टाइप का स्पीसीज डिपेंड कर रहा हो। तो अगर हम फॉरेस्ट क्लियर करेंगे, ये डिफरेंट ट्रीज ट्रीज को तो कट कर दिए हम, तो यहाँ से स्पीसीज क्या कहाँ जाएंगे, भाग जाएंगे। और स्पीसीज तो एक सिमिलर टाइप ऑफ टिम्बर लगा दिए हम, तो यहाँ पे स्पीसीज का जो कंसंट्रेशन है, बायोडाइवर्सिटी है, वो तो उसका तो हैबिटेट डिस्ट्रक्ट कर दिए हम लोग। तो एक वो वाला मैटर हो गया। अपने रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, एक्सपेंस रेलवे के एक्सपेंशन के लिए, और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में कल्टीवेशन कल्टीवेशन हम लोग एग्रीकल्चर करने के लिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, प्रिमिटिव सब्सिस्ट और और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं जो एग्रीकल्चर में आएंगे तो उस पर बात करेंगे हम लोग। तो कल्टीवेशन के लिए हम लोग फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किए, क्योंकि वहाँ पे कल्टीवेशन हो सके। फॉरेस्ट लैंड में तो वही सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर के लिए किसी भी हम लोग फॉरेस्ट को कट करते हैं तो वहाँ पर उस फॉरेस्ट पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज डिपेंड कर रहा होगा, और उस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जब डिपेंड कर रहा होगा और उसको काट देंगे तो वहाँ से स्पीसीज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो खत्म हो जाएगा अल्टीमेटली। और एक और है नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, जो कि मध्य प्रदेश में बनाया गया है, और रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द रीजन। देखिए कोई भी नर्मदा सागर जो भी नर्मदा सागर एक मल्टीपर्पज़ एक ये है, डैम है। और मल्टीपर्पज़ डैम हो जाता है तो मल्टीपर्पज़ डैम में हम लोग क्या क्या करते हैं, उससे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, कैनाल बनाते हैं। ये किसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हो गया। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है कि जब मान लीजिए यहाँ से एक रिवर आ रहा है, मान लीजिए एक यहाँ से रिवर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डैम बना दिए तो वाटर जब स्टोर होगा तो ये रिवर तो विड्थ में बढ़ेगा, विड्थ में एक्सपेंड करेगा। विड्थ में जब एक्सपेंड करेगा तो यहाँ इधर के जो लैंड होंगे वो इस वाटर में सबमर्ज हो जाएंगे, तो लैंड के साथ साथ जो ट्रीज होते हैं वो भी सबमर्ज हो जाएंगे। और जब ट्री सबमर्ज हो जाएगा इसमें, तो वही बात है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज जो है फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, और वहीं सबमर्ज हो गया तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाए। जो अनकंट्रोल्ड माइनिंग रिजल्टेंट इन द डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग भी एक कारण हो सकता है। मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है, वहाँ पे आपको सोना मिल गया, ठीक है, तब तो वहाँ पे फॉरेस्ट काटिए क्योंकि आपको सोना मिला है, और वहाँ पे फॉरेस्ट काट के वहाँ पे माइनिंग करना स्टार्ट कीजिएगा और हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन कीजिएगा। सिमिलरली वही सारी चीज़ें हैं। और अकॉर्डिंग टू द मेनी environmentalist, the collection of fuel wood for grazing of animal have also depleted forest ecosystem। देखिए एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। देखिए कुछ भी चीज़ एक्सट्रीम पे हम लोग को नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कॉलोनियन जो ब्रिटिश आए थे हमारे यहाँ, वो एक फॉरेस्ट लॉ लेके आए हुए थे। फॉरेस्ट लॉ में उन्होंने क्या बोला था कि देखिए ट्राइबल लोगों को हम लोग एक्चुअली में जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया और जो भी ओपन फॉरेस्ट हो गया, रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट हो गया, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग को ब्रिटिश से ही मिला है। सिमिलरली ब्रिटिश का अपना एजेंडा था किसी भी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उससे कुछ जो भी फायदा हुआ है और क्या घाटा हुआ है हम लोग को रेशनल तरीके से पढ़ना है। मतलब ये नहीं कह रहे ब्रिटिश अरे ये कर दिए हम उनको मार देंगे, ये करेंगे। मान लीजिए ब्रिटिश ने रेलवे बना के हम लोग को दिया, तो क्या हम लोग, ब्रिटिश तो भाई बहुत ही ज़्यादा सप्रेसिव थे, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा तंग किया उन लोगों ने, तो क्या करेंगे, हम रेलवे उखाड़ के फेंक देंगे वहाँ से कि नहीं ब्रिटिश का बनाया हुआ है, हमको इनका बनाया हुआ कुछ यूज नहीं करना है। अरे हमारे ही रिसोर्सेस से तो बनाया है। जो कुछ भी अच्छा उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एरा का जो भी अच्छा काम हुआ है तो उसको हम लोग, तो वो लोग क्या किए थे कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ट्राइबल को घुसने नहीं देते थे, उनके लिए एक रीजन दिए हुए थे, प्रिस्क्राइब किए हुए थे कि नहीं आप लोग मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग कराइएगा अपने जो भी पेट एनिमल्स होते हैं, काऊ हो गया, सीप हो गए, गोट होंगे। और ऑब्वियस सी बात है हम लोग उस समय तो गैस वगैरह एलपीजी वगैरह था नहीं, तो हम लोग फॉरेस्ट के जो वुड होते हैं उनको कलेक्ट करके एज ए फ्यूअल उसी चीज़ को यूज़ करते थे, ट्री को काटते भी थे। तो वही वाला रीज़न है। और थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे इससे और भी रीजन, देखिए मल्टीपल रीजन है, इतना आपको आपके बोर्ड के लिए इतना सा काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए हंटिंग एंड पोचिंग क्या होता है।
अब देखिए, फैक्टर्स लीडिंग टू डिक्लाइन द इंडिया बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। हंटिंग, पोचिंग क्या होता है भाई? पोचिंग क्या होता है? पोचिंग इज ए इलीगल हंटिंग। बेसिकली बस इतना याद रखिए, व्हाट इज पोचिंग? पोचिंग इज इलीगल है हंटिंग। फॉरेस्ट फायर्स, अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे किसी फॉरेस्ट को तो आग लग जाएगा, आग लगेगा, बहुत सारे स्पीसीज नष्ट हो जाएंगे। फॉरेस्ट फायर एक कारण हो सकता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, आपको तो हम बता ही दिए पूरा का पूरा कहानी कि हमको मान लीजिए माइन मिल गया, हमको कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना है, वहाँ से ट्री काटेंगे, उस ट्री पे डिपेंडेंट बहुत स्पीसीज रहते होंगे, उस स्पीसीज पे डिपेंडेंट बहुत स्पीसीज रहते होंगे, और जो स्पीसीज मर जाता है तो माइक्रोबियल एक्शन होके उसका डिकम्पोजिशन होता है और जो सॉइल न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग होता है इसी तरीके से चलता रहता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक कारण हो सकता है। जैसे आप लोग एक एक्वेटिक जो डॉल्फिन होती है, गैंगेटिक डॉल्फिन होती है, उसका देख सकते हैं कि मान लीजिए गैंगेटिक डॉल्फिन जहाँ रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ कीजिएगा ना तो वहाँ से वो लोग चली जाएंगी, और वहाँ से ये चली जाएंगी तो जो उन पे डिपेंडेंट स्पीसीज रहते होंगे वो भी वहाँ से चले जाएंगे। हमारा टूरिज्म, मान लीजिए आप NIT घाट पर जाते हैं पटना घूमने के लिए, वहाँ पे कोई एक्वेटिक डॉल्फिन रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए मिलती है तो पटना का टूरिज्म कितना बढ़ सकता है, कितना लोग एक्वेटिक डॉल्फिन को देखने के लिए आएंगे। तो अगर वहाँ पे हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन काम करते हैं उसके आवाज़ से वो लोग वहाँ से चली जाती हैं, वहीं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में आप वहीं देख लीजिए कि कोई भी मतलब नदी के किनारे हम लोग कोई भी आपको इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट निकलते हैं अगर वो रेगुलेटेड मैनर में नहीं होंगे, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है कि हॉट वाटर नहीं डालना है, आपको पोल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज नहीं करना है वाटर सोर्सेज में। और पोल्यूटेड वाटर होगा तो एक ऑक्सीजन डिमांड होता है, एक डिजॉल्व ऑक्सीजन का, वो आपको पढ़ना है नहीं है। तो मतलब अगर पॉल्यूशन उसमें जाएगा तो वहाँ पे स्पीसीज नहीं रहेंगे, वहाँ पे स्पीसीज नहीं रहेंगी तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हाँ एक इसका कॉन्सेप्ट ये समझ सकते हैं आप। मान लीजिए हमारा गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारा गवर्नमेंट अगर प्रॉपर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम नहीं चलाता है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम अगर नहीं चलाता है तो लोग क्या करेंगे? अगर मान लीजिए जो ट्राइबल पीपल हैं उनके पास कुछ LPG के लिए है ही नहीं और आप फॉरेस्ट को भी रेस्ट्रिक्ट कर दें कि आपको यहाँ से कुछ लेना नहीं है, जो भी फायर फ्यूल होते हैं जिनसे वो लोग करते हैं, तो क्या करेंगे? वो अल्टीमेटली वो लोग रिवोल्ट करेंगे, और भाई कैसे भी तो अपना सब्सिस्टेंस तो करना ही है ना, वो लोग तो जाएंगे ही वहाँ पे, वो लोग करेंगे ही, इलीगल तरीके से करें। तो एक होगा तो हम लोग रिसोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करके भी हम लोग को मैनेज कर सकते हैं। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यही बात है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। आप घर में जाइएगा, आपके पास वाटर है, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आप लोग गंगेटिक प्लेन में हैं, वहाँ पे पानी का कहीं दिक्कत नहीं है। अगर कभी आप राजस्थान जाइएगा तो आपको समझ में आएगा, आप नल चला देते हैं, नल चला के छोड़ देते हैं, टैप वाटर छोड़ देते हैं, उसको वाटर लॉस्ट होते जाता है, लॉस्ट होते जाता है, यहाँ पे पानी नहीं। आगे ओवर एक्सप्लॉयट किसी भी रिसोर्स करना है। कोयला जो है, कोयला में माइनिंग का एक प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू होता है कि नहीं भाई कोयला है, हमको माइन से निकालना है तो हमको इसी एक एग्जैक्ट वैल्यू में निकालना है जिससे हमारा काम चले। मतलब मान लीजिए 100 टन 100 टन कोल निकालने से ही हमारा काम चल सकता है, हम माइनिंग कर दिए 120 टन का, 20 टन तो वेस्ट ही जाएगा ना, क्योंकि कार्बन जो होता है वेट लूजिंग सब्सटेंस होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर है, आपको ये समझा दिए। आगे क्या देखिए, चलिए अब ये वाला तो आपको बता दिए हम। अब इसके आगे का आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ये आपको बताएं व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच मे बी लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और आगे कल कंजर्वेशन में बात करेंगे। चलिए, दिस इज संभव कुमार साइनिंग आउट।